कुछ लोग यादों में अमर हो जाते हैं। आप यदि भारतीय हैं तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भुलाए नहीं भूल सकते। इनके किस्से तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनका ठीक ठीक इतिहास आपको बहुत ही कम देखने और सुनने को मिलेगा। इतिहास की दृष्टि से भी देखें तब भी पृथ्वीराज चौहान का बहुत महत्व है। पिछले भाग में हमने सम्राट पृथ्वीराज के पूर्वजों के बारे में जाना। अब हम उनके शुरुआती जीवन और सैनिक अभियानों के बारे में बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान के जन्म को लेकर अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों से अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। इतिहासकारों के बीच काफी मतभेद हैं, लेकिन कई इतिहासकारों के हिसाब से इनका जन्म सन 1166 ईस्वी में गुजरात के पाटन में हुआ, जिसे उस जमाने में अनिलवाड़ा कहा जाता था, जो पहले चावड़ा राजवंश और फिर सोलंकियों की राजधानी बनी। पिछले भाग में हमने देखा कि पृथ्वीराज के पिता अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान थे और पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी देवी था, जो कि एक कलचुरी राजकुमारी थी। इनका पृथ्वीराज के चरित्र निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, जैसा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में जीजाबाई का। सन 1177 में सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद अजय मेरू के सम्राट बने पृथ्वीराज चौहान महज 11 वर्ष की उम्र में। उस समय भारत के सियासी हालात यानी राजनीतिक स्थिति क्या थी, वो आप इस नक्शे में देख सकते हैं। उस समय भारत में कई छोटे बड़े राज्य थे और उत्तर पश्चिम भारत यानी मोटा मोटी सिंधु घाटी महमूद गजनवी के बाद से इस्लामिक जगत का हिस्सा बन चुका था। बात जब सिक्के के एक पहलू की होती है तो उसके दूसरे पहलू को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस्लामिक जगत के बाहर के भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ की स्थानीय संस्कृति में रंगे हुए जो भी लोग यहाँ रहते थे, उन्हें उस समय के इस्लामिक जगत में हिंदू कहा जाता था और अब तक यह शब्द व्यवस्थित रूप से इस्लामिक जगत में प्रचलित हो चुका था। तो हम कह सकते हैं कि इस समय भारत में कई हिंदू राज्य उभर आए थे जो आपस में लड़ भिड़कर एक दूसरे को लहूलुहान करते रहते थे। पिछले भाग में हमने ये भी देखा था कि विग्रहराज चतुर्थ के दिग्विजय अभियानों के कारण चौहान साम्राज्य उत्तर भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया था, लेकिन इनके मुकाबले में कन्नौज और काशी के गहाड़वाल भी थे और गुजरात के चालुक्यों से तो इनकी आए दिन झड़पें होती रहती थी। पिछले कुछ समय से नाडोल और जालौर के चौहान और माउंट आबू के परमार गुजरात के सोलंकियों के प्रभाव में थे। मालवा के परमार राजा भोज के बाद परमारों की शक्ति घट रही थी। ग्वालियर के आसपास कच्छप घात राज कर रहे थे। खजुराहो के मंदिर बनाने वाले चंदेल शासक बुंदेलखंड में थे और नर्मदा के उस पार दक्कन में पश्चिमी चालुक्य भी अब पतन की ओर जा रहे थे। मौका देखकर उनके मांडलिक, महाराष्ट्र के देवगिरी के यादव, तेलंगाना के वारंगल के काकतीय और कर्नाटक के द्वार समुद्र के होयसल स्वतंत्र हो गए। तमिल क्षेत्र के चोल साम्राज्य का सूरज डूबने ही वाला था और उन पर उन्हीं के मांडलिक मदुरई के पांड्य हावी हो चुके थे। उड़ीसा में पूर्वी गंग वंश का शासन था और बंगाल में सेन वंश का। इन्होंने कभी भी विदेशी आक्रमणों का दंश नहीं झेला था, तो ये वैसे ही बेखौफ, बेखबर और बेफिक्र होकर राज कर रहे थे। कुल मिलाकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में राजनैतिक एकता की सख्त कमी थी। गुर्जर प्रतिहारों के बाद अब अगर कोई उत्तर और मध्य भारत को एक कर सकते थे तो वो थे चौहान और गहाड़वाल। सन 1177 में केवल 11 बरस की उम्र में पृथ्वीराज चौहान अजय मेरू के सिंहासन पर बैठे और नाबालिग होने के कारण शुरू में इनकी माता और प्रतिभावान मंत्री कदम्बवास शासन चलाते थे, लेकिन पृथ्वीराज के संबंधी और विग्रहराज के पुत्र नागार्जुन ने मौके का फायदा उठाया और पृथ्वीराज को अयोग्य शासक बताते हुए विद्रोह कर दिया, जैसा कि अक्सर इतिहास में महत्वाकांक्षी लोग किया करते हैं। नागार्जुन को चुपके से मदद कर रहे थे दिल्ली के तोमर। ठीक इसी समय भारत की उत्तर पश्चिम दिशा से एक बड़ा तूफान तेजी से आगे बढ़ा चला आ रहा था। ये तूफान था गजनी का सूबेदार शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। गौरी ने सन 1175 में सिंधु नदी पार करके मुल्तान पर कब्जा कर लिया। फिर उसने सिंध के एक बड़े हिस्से को दबोच लिया। सन 1178 में राजस्थान के रेगिस्तान में बसे लोद्रवा पे हमला किया, जो कि भाटी राजपूतों की राजधानी थी। इससे तंग आकर भाटियों ने जैसलमेर के मजबूत किले को अपना मुख्यालय बनाया, तो यहां से गौरी के लिए गुजरात का रास्ता खुल गया। लेकिन सोलंकियों ने माउंट आबू के पास
कयादरा के घमासान युद्ध में गोरी के इस तूफान को तार तार कर दिया। इस भयानक हार के बाद मोहम्मद गोरी ने ताउम्र गुजरात का रुख नहीं किया। इस समय पृथ्वीराज नागार्जुन के विद्रोह को कुचलने में व्यस्त थे, लेकिन दरवाजे की इस दस्तक को एक 12 साल का किशोर कितना समझ पाया होगा, यह कहना कठिन है। लेकिन केवल 12 वर्ष के पृथ्वीराज ने अपने मंत्रिमंडल की मदद से नागार्जुन के इस भयानक विद्रोह को कुचल डाला। विद्रोहियों के सरों को अजय मेरू के तारागढ़ किले पर लटका दिया गया, लेकिन नागार्जुन के परिवार के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया। केवल 12 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान ने सबको जता दिया कि होशियार, अब हम हैं सम्राट। तो इस तरह से पूत के पांव पालने में ही दिखने लगे। इसके बाद शुरू होता है पृथ्वीराज के जीवन का वो अध्याय जो लोक कथाओं और कपोल कहानियों की भीड़ में पीछे छूट जाता है।